कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में फिर सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। 2 पॉइंट चार्ज लिया गया, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है। इस चार्ज को इसने पुश किया इधर की ओर किसी फोर्स से, उस फोर्स को माने F12 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, मींस फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। जो पीछे है वो लगा रहा है फोर्स, जो आगे है उस पर लग रहा है फोर्स। ठीक है, चलिए कोई आपसे पूछे यहां पर F12 क्या है तो कह सकते हो कि सर F12 वेक्टर जो है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन F1, फोर्स एक्टिंग ऑन पहले कौन 1 आया ना Q1 बाय व्हाट Q2। ठीक है, और F21 क्या है? F21 कहोगे ये फोर्स एक्टिंग ऑन, पहले 2 आया दैट मींस Q2 चार्ज पे फोर्स आया किसके द्वारा? तो बाय पीछे कौन 1 है ना Q1। ठीक है, मींस Q1 ने Q2 को पुश किया, Q2 ने Q1 को पुश किया। ठीक है, चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब फोर्स के डायरेक्शन को निकालना है, तो डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन को निकालने के लिए उसमें यूनिट वेक्टर दे देते हैं। यूनिट वेक्टर और क्या होगा सर? देखो किसी वेक्टर मान लिया जाए, सपोज कोई एग्जांपल दे रहे हैं, तुमने 3 मीटर चला ईस्ट की ओर एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर 3 मीटर चला। ठीक है, तो तुम चले कितना? इन विच डायरेक्शन एंड एक्सप्रेस डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कहोगे 3i क्या? ये आई कैप क्या? आई कैप दिखा रहा है एक्स एक्सिस के लोग चले, आपको दिखा रहा है। ऊपर चले ये करेंगे इसको, इधर चलेंगे माइनस आई कर, नीचे माइनस कर देते, स्पेस ऊपर गया और स्पेस में जेड कर देते। ठीक है, ये आई कैप का मतलब होता है बस डायरेक्शन को वेट करना, किस दिशा में चला, ध्यान देना। तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, इस पर फोर्स लगा इधर की ओर। तो बोलो ध्यान से, यहां पर इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसके अलोंग यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या लेंगे? तो इस फोर्स का यूनिट वेक्टर दैट मींस फोर्स एक्टिंग फ्रॉम, ध्यान देना यहां पर 1 से 2 आर कैप जहां लग गया समझ जाओ यूनिट वेक्टर, मतलब दिशा कहां से कहां है? 1 से 2 की ओर काम कर रहा है ना फोर्स। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 मतलब R12 कैप। ये फोर्स कहां काम कर रहा है? इधर काम कर रहा है। ये क्या हो गया? R कहां से कहां? 2 से 1 काम कर रहा है ना, 2 से 1। ठीक है, दोनों को डायरेक्शन दे दिए, तो इस फोर्स का डायरेक्शन ये है और इस फोर्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है, चलिए देयरफॉर फ्रॉम कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ आपको पढ़ाए थे, उसमें आप पढ़े थे फोर्स का फॉर्मूला F12 कर दिए, ताकि वहां फॉर्मूला हम लोग F इक्वल टू पढ़े K इंटू Q1 इंटू Q2 बार स्क्वायर, बट वहां पर स्केलर फॉर्म में था। वेक्टर फॉर्म में फोर्स F12 वेक्टर हो गए। K तो कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 भी कांस्टेंट, डिस्टेंस r का स्क्वायर है इनटू, अभी ये स्केलर है ना, इसको वेक्टर बनाने के लिए में डायरेक्शन देना कि ये फोर्स लगा किधर, और ये फोर्स इधर लगा है, ये फोर्स लगा इधर की ओर, नाम क्या है? इनटू में R21 क्या है? यहां 12 तो यहां 21, क्यों? ये 12 दिखा रहा है कि 1 पर फोर्स लगा 2 के द्वारा, 4 2 यहां दिखा रहा है फोर्स लगा कहां से? 2 से 1 के द्वारा। ठीक है, ये 2 से 1 दिखा रहा है, कौन? ये दिखा रहा है 1 से 2, क्योंकि आपका ये फोर्स जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा 2 पॉइंट चार्ज जो ज्वाइन करते हैं उसके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी के अलावा काम करता है, इसलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। लिखाएंगे आपको आगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन फोर्स कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, व्हाई? बिकॉज इट एक्ट्स अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस 2 पॉइंट चार्ज। दोनों पॉइंट चार्ज का सेंटर होगा, उसके अलाउंग ये फोर्स काम करेगा, जो लाइन उस दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है ना उसी के अलाउंग ये फोर्स काम करता है। ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं करेगा। जब भी करेगा 2 बड़ी बड़ी मतलब ऐसे रखा हुआ है, बड़ी 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 है फोर्स, ऐसे काम करेगी ये या फिर ये, ऐसे काम नहीं करेगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि 2 लाइन जो ज्वाइन कर रहा है दोनों बॉडी के सेंटर को, उसी के अलाउंग ये फोर्स काम करेगा, इसलिए कहा गया इसको सेंट्रल फोर्स। F12 निकल गया। चलिए अब बोलो F21 कितना होगा?
F21 कितना होगा K इंटू Q1, यहाँ भी Q2, यहाँ भी डिस्टेंस क्या है R का स्क्वायर, बट यहाँ R12 क्या है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें नहीं। वेक्टर में आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ना है मैथ में भी। एक मान लो वेक्टर ए है, एक कैप को निकालने का तरीका है वेक्टर ए में डिवाइड करना उसके मैग्नीट्यूड से। पढ़ाया हम आपको रूम में हम वेक्टर ए में डिवाइड करना उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो आप यहां पर इतना करने के बाद अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा ये रिजल्ट क्या होगा। इसको माने इक्वेशन 1, इसको माने 2, लिखिए पास में ऐसे लिखा है तो समझाने के लिए मेन ये प्रूफ का पार्ट है, ध्यान दिला के क्या होगा। अब इतना करने के बाद इस दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये सब सेम है ना, सिर्फ ये अलग अलग है। इसका लंबाई भी कितना एक ही है, यूनिट का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड एक, इसकी लंबाई भी है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, दोनों से हर तरह से अंतर, एक 1 2 एक 2 1 है, तो एक में फोर्स इधर काम कर रहा है, एक में फोर्स इधर काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों में अंतर इतना ही है, बस डायरेक्शन का है, एक अपोजिट इसके अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ध्यान देना, सिंस R21 कैप इज नेगेटिव ऑफ R12, सही है। कैसे R21 किधर काम किया, 21 2 से 1 1 2 1 से 2, ठीक है। मतलब एक का डायरेक्शन दूसरे के उल्टा है ना, आई कैप इधर काम करता है, पढ़े हो ना, और मैं इधर काम करता है ना उल्टा। इसका मतलब दोनों की लंबाई सेम ही है, अरे इसको भी यूनिट कहते हैं, इसको भी यूनिट कहेंगे, बट डायरेक्शन अलग अलग हो गया ना। इसका मतलब जब R21 कैप निगेटिव है R12 कैप का, देयरफॉर आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 करेंगे तो F12 वेक्टर को क्या कहेंगे, F21 वेक्टर बाय कितना करेंगे हम लोग, K बाय कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आएगा R21 कैप बाय R12 कैप, सही है। ऊपर से अगर ध्यान दोगे उस कंसेप्ट का यूज करोगे जो ऊपर हम लोग आए हैं, तो कितना का F21 इक्वल टू R21 को क्या कहेंगे माइनस R12 कैप कहेंगे, बाय कितना R12 कैप, ये भी कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो आपके पास आ गया F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल, है ना, एंड अपोजिट, नेगेटिव मतलब क्या होता है अपोजिट, इक्वल भी है अपोजिट भी, ठीक है। मींस ये आपका वेक्टर फॉर्म किस चीज को सिखाया हम लोग को, वेक्टर फॉर्म ने सिखाया कि कोई दो चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किस लॉ को ऑबे करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ, ठीक है। अब आइए इसके अलावा एक और चीज काम करता है, एक तो फर्स्ट इंपोर्टेंस मिल गया आपको वेक्टर फॉर्म का, पहला इंपोर्टेंस है कि फोर्स जो एक्ट करेगा दोनों चार्ज पर वो दोनों आपस में इक्वल भी होगा अपोजिट भी होगा, मींस न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑबे करेगा, वहां से चल रहा है ना। और दूसरा इंपोर्टेंस ये मालूम चला कि ये दोनों फोर्स जो है एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू चार्ज। इसी लाइन पर हम काम किया ना, R12 R21, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, जिस लाइन के लोग ये काम कर रहा है फोर्स, उसी लाइन के लोग ये भी काम कर रहा है, बट डायरेक्शन से अलग अलग है, लाइन एक ही है, ठीक है। दो इंपोर्टेंस कौन से एग्जाम पूछेगा आपसे, राइट टू इंपोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वही दो बोलोगे, पहला बोलोगे इट ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, और सेकंड बोलोगे क्या, इट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। लिखोगे यहाँ पर, इतना करने के बाद वीडियो पोस्ट करना ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्रूफ हो गया आपको, एग्जाम इतना ही करना बस सिर्फ, इंपोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो पहला इंपोर्टेंस है, since F12 is negative of force F21, that is it obeys
विच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है, सिंस लाइन ज्वाइनिंग, सिंस फोर्स एक्टिंग on each charge, since force acting on each charge acts along the line joining their centers, line joining their centers, so it is called what? सेंट्रल फोर्स। इसीलिए इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस फोर्स का एक और नाम दिया गया है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग लगाए पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक और नाम है, जानते हो कोई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये कोलंब के द्वारा दिया गया। कोलंब एक साइंटिस्ट था, इसको कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कहीं पर कोलंबियन फोर्स रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना, समझना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है। चलिए उसके बाद बढ़े। तो ये दो इंपोर्टेंस इसका हो गया, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करेगा और ये सेंट्रल फोर्स है। इसके अलावा फिर लिखोगे रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स। सेंट्रल फोर्स कैसे करते हैं? सेंट्रल मतलब लाइन ज्वाइन, दोनों कहां काम कर रहा है ये फोर्स? ये बॉडी है, ये बॉडी था, सेंटर ये है। फोर्स का डायरेक्शन किधर लिए? यहां से यहां लिए। इस पर जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन कहां से कहां है? दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करा उसके लिए काम करेगा। इस पर जो फोर्स लगा वो भी इधर ही काम कर रहा है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू फोर्स और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू फोर्स को सेंट्रल फोर्स शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहे अगर आप एक बड़ी यहां रखे हैं, इस पर चार्ज मान लो प्लस क्यू है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे रहेगा, कभी भी ऐसे इधर काम नहीं करेगा। स्ट्रेट बिल्कुल दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने के अलावा काम करेगा। ठीक है, जहां तहां डायरेक्शन में नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट, रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स। रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स का रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स, रेंज मींस एक लिमिट इसका होगा। वो लिमिट कहां से कहां? देखिए, मतलब ये छोटा से छोटा डिस्टेंस पे भी लगता है और बड़ा से बड़ा डिस्टेंस पे भी लगता है। देखो क्या बोला गया, मतलब रेंज मतलब कि सीमा कहां तक, मतलब ये दो चार्ज को बहुत करीब ले आए तो भी काम करेगा, दो चार्ज को बहुत दूर कर दिए तो भी काम करेगा। तो दूरी कितना रखें? कम से कम, वो दूरी कितना रखें? अधिक से अधिक, दो निकालने का। तो कहता है कि मिनिमम, कम से कम, मिनिमम या ऐसे आप समझिए 10 पे पावर -15 मीटर, जो कि आप पढ़े हैं न्यूक्लियस का साइज होता है किसी एटम का। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स में जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, वो कौन फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन फिर भी उसको हेल्ड कौन किया हुआ है? न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज 10 पे पावर -15 होता है, बहुत कम हो गया ना। जब एटम कोई देख नहीं पाते, न्यूक्लियस उससे भी छोटा है। इससे लेकर के 10 पे पावर 18 मीटर तक इस फोर्स का काम इफेक्ट रहता है। मतलब दो चार्ज को आप बहुत दूर कर दिए तो कम, अधिक से अधिक कितना दूर रखें? इतना दूरी तो काम पड़ेगा, कम से कम। मतलब ये मिनिमम हो गया। रेंज मतलब कम से कम इतना और अधिक से अधिक, मतलब ये रेंज हो गया कि मिनिमम वैल्यू कहां पर रखे चार्ज को कि फोर्स काम करे इतना, इससे कम में नहीं। कोई कहेगा 10 पे पावर -17 पे काम करेगा, फोर्स नहीं करेगा। कोई कहेगा 10 पे पावर 20 पे काम करेगा, ये फोर्स नहीं करेगा। इसके अंदर काम करेगा, इसके बाहर नहीं, इससे कम नहीं। ठीक है, ये रेंज हो गया इसका। जब लोग पढ़े हैं मैथ में, प्रोबेबिलिटी का मान 0 से 1 होता है, मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। इसके बाहर इधर नहीं होता है, बस यहाँ पर
ये फोर्स का रेंज 10 की पावर -15 से लेकर के 10 की पावर 18 तक होता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल है 10 टू पावर 18। इसका एग्जांपल मान लाइटनिंग मान लीजिए आप। लाइटनिंग जो होता है वो भी तो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना ही हो रहा है। चार्ज जो आपस में कंबाइन करके क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। पहला लिमिटेशन है, सुनो क्या बोल रहा है कि ये फोर्स तभी काम करेगा जब दोनों चार्ज किसमें हो, रेस्ट में। नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या, रेस्ट होता है ना। पहला कमी है कि ये फोर्स तभी काम करेगा, इस फोर्स को तभी अप्लाई करोगे जब दोनों चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो। पहला खामी होगी। दूसरा खामी है कि दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हो, बड़ा नहीं है। और तीसरा खामी ये है कि बोलो क्या हो, दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो वो कम से कम 10 की पावर -15 हो, इससे कम नहीं हो। इससे कम होगा तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस देयर शुड बी टू चार्ज बी हेल्ड इज 10 की पावर -15 मीटर, इससे कम नहीं। 3 इसका लिमिटेशन में आ गया। फर्स्ट क्या बोले, दोनों चार्ज रेस्ट में था, रेस्ट में रहेगा तभी काम करेगा ये। दूसरा बड़ी पॉइंट होना चाहिए, और तीसरा ये। ठीक है, 3 इसमें खामियां हो गई। लिखोगे आप लिमिटेशन ऑफ कोलंबियन फोर्स। लिमिटेशन ऑफ कोलंबियन फोर्स, लिमिटेशन ऑफ कोलंबियन फोर्स लिखोगे फर्स्ट लिखोगे, बोथ चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट, both charge must be in rest, both charge must be in rest। दूसरा है फिर charges should be point size, charges should be on point size, on point size बड़ी कर दोगे। चार्जेस शुड बी ऑन पॉइंट साइज बडी, चार्ज पॉइंट साइज बडी पर होना चाहिए। चार्जेस शुड बी ऑन पॉइंट चार्ज बडी। ठीक है, और तीसरा लिखोगे फिर चार्जेस शुड बी हेल्ड, चार्जेस शुड बी हेल्ड मिनिमम एट द डिस्टेंस ऑफ 10 पे पावर -15 मीटर, मिनिमम एट द डिस्टेंस ऑफ 10 पे पावर -15, 10 पे पावर -15 मीटर की दूरी पर चार्ज को रखना होगा, तभी काम करेगा, अदरवाइज बिल्कुल काम नहीं करेगा। हो गया ना ये? हाँ, मीटर। चलिए, इस पर एक क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। लिखो भाई, 2 पॉइंट चार्ज, plus 4e and plus e are fixed at a distance, a small a apart, full stop, where should a third point charge Q be placed on line joining two charges so that it may be
इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ध्यान से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है। पढ़ लिए क्वेश्चंस को, 1 से 2 बार पहले पढ़ लोगे, उसके बाद समझाएंगे। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 पॉइंट चार्ज है। पहला चार्ज कितना है? +4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कितना है? +E। 2 चार्ज दिया हुआ है, इसको मान लो Q1 Q2 है, सपोज कर लीजिए, सब मन में देखिए दोनों चार्ज को रखे कहां पर है? दोनों चार्ज को a मीटर की दूरी पर रखेंगे। a मीटर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया। फिर कहा गया वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड। तीसरा पॉइंट चार्ज, पहला है दूसरा है, तीसरा पॉइंट चार्ज कहां रखें? कहा वेयर शुड बी ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट द बोथ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या? अभी वो ये और ये दोनों प्लस है ना, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं। इक्विलिब्रियम मतलब कि एक ऐसा चार्ज दोनों के बीच कहीं रखना है जिसको रखने पर इस दोनों के द्वारा, इस दोनों पर फोर्स जो है वो क्या हो? बराबर काम करेगा। जब इस पर फोर्स इसके द्वारा जो लगेगा, तो इस पर फोर्स इसके द्वारा लगेगा तो बराबर हो जाएगा नहीं। यहां पर जो चार्ज रख रहे हैं उस पर कर रहा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जिस चार्ज को आप रख रहे हैं वो दोनों के द्वारा इक्विलिब्रियम, मतलब क्या हुआ? ये मूव नहीं करे, इस पर नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स क्यू पर कितना हो? 0। और इसको हम 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, इसको चार्ज 3 मान रहे हैं। ध्यान देना क्या बोला चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का मतलब जिस तरह से पढ़े अभी, तो कहोगे फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज बाय 2। ठीक है, इस चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स जो लग रहा है और इस चार्ज पर इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होगा, तब ना कहेंगे इस पर नो चार्ज काम कर रहा है, एक फोर्स का काम नहीं कर रहा है। इक्वल होना चाहिए और अपोजिट, ठीक है। मतलब इक्वल और अपोजिट होगा तभी कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इस पर कितना फोर्स काम किया? निकालिए फोर्स। ब्लैक 3-1 यानी दोनों है K इनटू क्या पड़ा है? Q1 इज 40, Q2 इसकी, ठीक है, बाय R का स्क्वायर। ये कहां है पता नहीं है, पूछ रहा कहां रखे, लिखा है क्वेश्चन में, वे कहां रखे। मान लो कि इसका डिस्टेंस यहां से x है, ये कितना हो गया? a-x, सही है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? x का इक्वल टू माइनस फिर k इनटू, ये कांस्टेंट है, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, ठीक है, k इनटू फिर q1 दैट मींस q हो गया, इसके लिए नहीं q इनटू q2 क्या हो गया? e। डिस्टेंस कितना हो गया? a माइनस x का, और ठीक है, ये q e q e k और कट गया, बचा क्या के पास? 4/x का स्क्वायर इक्वल टू -1/a माइनस x का और सही है। यहां से कहोगे इसको 4 इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको? तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 4 को 4 जोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, x निकल जाएगा ना, x का मान जो आएगा उतना डिस्टेंस पर रखोगे इसको, तो इस पर नेट फोर्स 0 काम करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सुनोगे। अब इसका नेचर क्या होगा ये नहीं पूछा क्वेश्चन में। ये अगर मान लो कि प्लस का है तो प्लस प्लस रिपेल करेगा इसको, और प्लस प्लस रिपेल करेगा, दोनों मिलकर आपको इसको 0 कर देगा।
मतलब जितना फोर्स ये इस पर लगाए उतना ये इस पर लगाएगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 काम करेगा। ठीक है।